इस असैसिनेशन अटेम्प्ट की वजह क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है कि क्यों खान साहब, हालांकि अब इस वक्त गिरफ्तार भी हैं, जेल में भी हैं, तो फिर क्यों उन पर हमला किया जा सकता है? देखें, खान साहब की शख्सियत के अंदर एक ख़ास बात है जो बाकी पाकिस्तानी सियासी शख्सियात के अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है। सवाए कायद आज़म के बाद अगर मैं कहूँ कि वो जो शख्सियत का उनसर सिर्फ खान साहब की शख्सियत के अंदर है। उनको बारह ये कोशिश की कि करप्ट और चोर लोगों के साथ वो बैठें, उनके साथ नेगोशिएशन करें, लेकिन वो इस बात पे कभी भी नहीं आए। और बहुत सारे जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है वो उस पर डट के खड़े हैं। और इससे आलमी बहुत सारी ताकतों को भी तकलीफ है कि खान साहब जिस तरह पाकिस्तान एक जोग्राफिकल अहम जगह पे पोजीशन पे मौजूद है और इस जोग्राफिकल पोजीशन पे आलमी ताकतों की भी नज़र है और बहुत सारी आलमी ताकतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके मुताबिक तश्कील दी जाए। लेकिन खान साहब ने हमेशा कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल होगी, और जब ये न्यूट्रल होगी तो बहुत सारे जो इलाकाई खिलाड़ी हो, इलाके के अंदर, रीजन के अंदर खेल खेलने वाले जो आलमी खिलाड़ी होते हैं, उनको इससे नुकसान पहुंच रहा है। तो ये उनको झुकाने की एक और कोशिश है कि वो कम अज़ कम फॉरेन पॉलिसी पे और कौम के मौक़िफ़ पे कम अज़ कम सरेंडर करें। कि खान साहब झुकते नहीं हैं, वो सरेंडर नहीं करते, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते अपने मौक़िफ़ पे, कौम के जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर और कौम के हक के ऊपर वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कायद आज़म ने भी कभी भी कौम के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपने मौक़िफ़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और खान साहब की शख्सियत के अंदर भी ये बात है कि ना तो वो अपने मौक़िफ़ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, ना सरेंडर करते हैं, और ना ही अपना मौक़िफ़ छोड़ने के लिए वो तैयार होते हैं। उन्होंने जो मौक़िफ़ 1996 के अंदर रखा, आज भी उनका मौक़िफ़ वही है। आप 1996 की उनका जो मंशूर उठाएं, 1996 की कोई भी तकरीर उठाएं और 2023 की कोई भी तकरीर उठाएं, दोनों एक ही चीज़ है कि उनका जो गुज़िश्ता 27 साल से एक ही मौक़िफ़ है और उनको उस मौक़िफ़ से हटाने की कोशिश की गई। ये इल्ज़ामात नहीं है, ये जो बातें कही गई हैं कोई भी इल्ज़ाम नहीं है। हम ये जो बात कह रहे हैं, एक तो तारीख़ के तनाज़ुर में पाकिस्तान की जेलों की तारीख़ उठा के देख ली जाए, उनके अंदर क्या हुआ, जेलों के अंदर कैदियों के साथ, सियासी कैदियों के साथ क्या सलूक होता रहा। इवन मैं आपको तारीख में मिसाल दूं, भुट्टो साहब को जब जेल में रखा गया तो ये बात भी सामने आई कि जेल के अंदर उनको आखिरी टाइम में तशद्दुद करके मारा गया। अब ये चीज़ें भी मार्केट के अंदर, आपकी किताबों के अंदर, अखबारों के अंदर आज भी मौजूद है। इस चीज़ से देखें, ये वो भी उस वक्त सरकार की कस्टडी के अंदर थे, और आज भी बाकी कितने भी कैदी हैं उनके साथ जेलों के अंदर क्या सलूक किया जाता है, कितने बुरे तरीके से उनके साथ किया जाता है, रवैया अख्तियार किया जाता है। तो इस चीज़ से देखो, ये पाकिस्तान की तारीख है कि जेल के अंदर कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक, और बाज़ औक़ात ये जो भुट्टो साहब वाला जो तशद्दुद वाला वाक़या जो रिपोर्ट किया जाता है, हमेशा ये हुए हैं जेल के अंदर। इस चीज़ से इनकार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि खान साहब एक बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत है, उनके ऊपर बहुत सारे लोगों, बहुत से पहले भी उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुकी है, और अब भी इस चीज़ का ख़तरा बाकायदा मौजूद है। ये अब हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उनकी फैमिली है, वो ये चाहती है कि उनका बाकायदा मेडिकल चेकअप करवाया जाए, उनके, हमारी जो मेडिकल टीम है उसके ज़रिए हो, उनको घर का खाना दिया जाए। ये हमारी बुनियादी चीज़ें, क्योंकि अगर जहर का जो बात है वो खाने के ज़रिए दी जा सकती है, जो जेल का खाना है वो महफूज भी नहीं है। इससे पहले भी बहरहाल, चूँकि खान साहब शिकायत नहीं करते इस चीज़ की, लेकिन वो उनकी सेहत के लिए मुफीद भी नहीं है। अच्छा, बारे में आप क्या कहेंगे, ये डिस्पोजेबल फैसला? देखिए, ये जो नवाज शरीफ का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला हुआ, ये पाकिस्तान के आइन के साथ, कानून के साथ, जुडिशल जो अदालती प्रोसीजर है उसके साथ, जो ज़ाब्ता है फौजदारी उसके साथ, ये इंतहाई भोंडा मजाक किया गया है। एक शख्स यहाँ मौजूद नहीं है, अटारनी के जरिए बेल फाइल कर रहा है, उसको बेल दे दी जाती है। हमने जब फाइल की, हमें नहीं दी गई। खान साहब जख्मी हालत में आए। ये नवाज शरीफ को अब जो फैसला है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के निज़ाम में इंसाफ के साथ और अदलिया के निज़ाम के साथ सबसे बड़ा मजाक हुआ है, और ये प्रोसीजर का जो अदालती प्रोसीजर है उसका कत्ल हुआ है। अच्छा, आखिरी सवाल है, आप बुशरा बीबी के भी वकील हैं और कल भी वो यहाँ पर पेश हुई थी अदालतों में, एहतसाब अदालत में, सेशन कोर्ट में। कभी आपने आसार देखें कि परेशानी के आसार हों बुशरा बीबी के चेहरे पर? इतने ज़्यादा केसेज हैं और हर हफ्ते उनको चक्कर लगाना पड़ता है। जहाँ तक बीबी साहिबा का तल्लक है, चूँकि वो नकाब में होती हैं, तो मैंने उनकी गुफ्तगू से, लेकिन कभी वो महसूस नहीं हुआ कि वो कभी परेशानी है। और खान साहब का भी ऐसा ही है, और वो जब भी आते हैं इंतहाई वो पुरअतमाद तरीके से आती हैं और पेश होती हैं। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की, जब उसको नहीं झुकाया जा सका तो उसकी अहलिया को, उसकी बहनों को, उसके ख़ानदान के लोगों को भी अदालतों के अंदर घसीट लिया गया, जिनके खिलाफ केस ही कोई नहीं है। झूठे केस कायम करके उनको अदालतों के अंदर घसीटा जा रहा है। हमने जितना देखा है, वकीलों ने मुशर्रफ साहब को भी घुटने टेकने पे मजबूर किया था। फिर आज ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि आप लोग उन अदालतों में पेश होते हैं जिन अदालत के फैसलों पे अमल नहीं होता? देखें, रियासत जो होती है 3 सतून पे कायम होती है।
लेजिस्लेचर पे, कानून साज, एग्जीक्यूटिव, इंतज़ामिया और जुडिशरी। देखें, अगर हम अदालतों के अंदर पेश नहीं होंगे, अदालतों का वक़ार नहीं बरकरार रखेंगे, अदालतों को मजबूत करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो रियासत का जो तीसरा पिलर है वो गिर जाएगा। तीसरा पिलर गिरेगा, स्टेट पूरी गिर जाएगी। ठीक है, अदालतों के अंदर पेश होना, उनके वक़ार को बहाल रखना और उनकी मजबूती के लिए कोशिश करना, यही वकला का बुनियादी काम भी है और यही हमारा वकला का एक बुनियादी मोटो भी है। तो ये रियासत का पिलर है और ये बुनियादी पॉलिटिकल साइंस